अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो बच्चे आज हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो हम स्टडी कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो आपको याद होगा हमने इसके हवाले से कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स के हवाले से कि एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या थी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पार्टिकल, जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमने ये स्टडी किया था द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस। तो इसकी मज़ीद जो डिटेल है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो पैराग्राफ है इसमें जस्ट कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं कि एटम की सबसे पहले डेफिनेशन किसने दी थी। वो ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्रेटस ने कब दी थी? 585 बीसी के अंदर। डेफिनेशन क्या है इसकी? सिंपल डेफिनेशन अगर देखी जाए वो ये है कि कोई भी एटम, द मैटर इज़ बिल्ड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इसकी वैसे जो अच्छी और प्रॉपरली डेफिनेशन दी है वो साइड बॉक्स में है, तो यहाँ से आप इसको रीड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट फिर रदरफोर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा। रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो आपने स्टडी किया हुआ है कि किस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी है। केमिस्ट्री के अंदर ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसने हमें बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस एक्चुअल में आप लोग जानते हैं कि आपका कोई भी एटम है उसके जो बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का बेसिकली आपके सिस्टम के ऊपर सारा इफेक्ट होता है। तो रदरफोर्ड ने हमें यही बताया कि आपके एटम के अंदर उसके बिल्कुल दरमियान में एक रीजन होता है, स्मॉल रीजन होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। कौन सा चार्ज पाया जाता है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर तो आप इसको कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं हम। एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो आपके एटम का क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इसी तरह से इसके नाम से ही जाहिर है। न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा? न्यूट्रॉन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन की तादाद होगी वो क्या कहलाएगी? न्यूट्रॉन नंबर। अच्छा, अक्सर बच्चे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के अंदर, वो इसको मिक्स करते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ये आपके पास है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास नंबर। इसको कभी कभार अकेला मास नंबर भी कहते हैं और दूसरा कभी कभार इसको एटॉमिक मास भी रीड किया जाता है। एटॉमिक मास भी इसको पढ़ सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर क्या है? ये आपके पास कलेक्टिवली वैल्यूज हैं किसकी? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। देखें यहाँ पर एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जा रहा है? जी से। जबकि न्यूट्रॉन नंबर को एन से। एन प्लस जी हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? ए के। तो ए हमारा किसको डिनोट कर रहा है? एटॉमिक मास नंबर को। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, या आप ये भी कह सकते हैं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखें ऊपर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को जब आप कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। उसके बाद बच्चे आपके पास ये एक एमसीक्यूज है कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है प्रोटॉन के। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेट एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, बट प्रोटॉन is 1836 times heavier than electrons। मतलब प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास एक दूसरे के बराबर होता है, जबकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कि जब आप इस तरह से एटम्स को राइट करेंगे यहाँ पर, तो उसके एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर को आपने उसके साथ डिनोट करना है। तो एटॉमिक मास हमने पढ़ा
क्या होता है ए, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है जी। तो उसको आप अपने एटम के साथ राइट करेंगे। हमेशा आपने ऊपर की तरफ जो राइट करना है अपर साइड पे वो एटॉमिक मास होगा, और जो लोअर साइड पे होगा वो हमेशा एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये आप केमिस्ट्री में वैसे पढ़ चुके हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन आपके चेंज नहीं होंगे, प्रोटॉन की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन न्यूट्रॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको किसी भी एटम के आइसोटॉप्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी आपको कोट की हुई है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, उसके बाद ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम में क्या होगा, प्रोटियम के अंदर एक ही आपके पास प्रोटॉन होगा, जस्ट उसके अंदर न्यूट्रॉन कोई नहीं होगा। अब एक प्रोटॉन होगा तो आप जब उसको ऐड करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर देखा एटॉमिक मास आपने निकालना है अगर, तो यहाँ पे एक ही आपके पास प्रोटॉन है, जी की वैल्यू 1 है, न्यूट्रॉन 0, तो ए आपके पास क्या आएगा 1। तो मीन्स ऊपर भी वैल्यू 1 और नीचे भी 1, मतलब एटॉमिक मास भी इसका 1 और एटॉमिक नंबर भी इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें तो ड्यूट्रियम के अंदर एक न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो एटॉमिक मास होगा 1 + 1, ये तो आपके पास प्रोटॉन हो गए, नीचे जो आपको 1 नज़र आ रहा है ये प्रोटॉन हो गए, और ये आपके पास 2 कैसे मिला, 1 + 1, तो ये आपको एटॉमिक मास मिल गया। इसके अंदर आपके पास वही बता रहा है कि 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन इसके अंदर होंगे। अब दूसरी चीज़ ये बचे जो मैं बताना आपको भूल गया हूँ कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। जितने उसके एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करता है तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन अगर एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, तो देन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ गया, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद, प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। इसी तरह से अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कहीं से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, जबकि प्रोटॉन की तादाद चेंज नहीं हुई। तो इस तरह से आपके एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट बच्चे जो हमारा बेसिक है, जो असल चीज़ हमने इसके अंदर पढ़नी है वो ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो सिंपल और बेसिक्स थी जो जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते थे। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ये आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है बच्चे। इसका जो स्टार्ट है वो एक्सीडेंटली हुआ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सोच समझ के ये एक्सपेरिमेंट किया गया हो। मैकलर एक साइंटिस्ट था, वो स्टडी कर रहा था एक प्रॉपर्टी पर। कौन सी प्रॉपर्टी पर, एक्स रेज की प्रॉपर्टी पर। मतलब जब ये रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई उससे कुछ अरसा पहले ही एक्स रेज की डिस्कवरी हुई थी। तो ये भी डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट कर रहा था, देख रहा था कि किस तरह के एटम्स के अंदर एक्स रेज निकल सकते हैं। तो उसने डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स वगैरह लिए, उनको ग्रेफाइट की प्लेट के अंदर रखता था और उनकी आयोनाइजेशन और सारी चीज़ें वो नोटिस करता था। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने जब यूरेनियम को का एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक सॉल्ट लिया, उसने उसको एक प्लेट के अंदर रखा, ग्राफिक प्लेट के अंदर, फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर। तो उसने ये नोटिस किया कि वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो डार्क हो गई। हालांकि वो फोटोग्राफिक प्लेट को उसने एक चीज़ से ढांप के रखा हुआ था, तो वो डार्क हो गई। उसने इस चीज़ से ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इनविजिबल हैं, नज़र नहीं आती, लेकिन वो चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसको नाम दिया गया रेडिएशंस का। ठीक है, उसके बाद कुछ अरसे के बाद मैरी क्यूरी एंड उसका जो हस्बैंड है पेयर, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इन्होंने भी दो तरह के एलिमेंट्स डिस्कवर किए जो रेडिएशन इमिट करते थे, पोलोनियम एंड रेडियम। तो इस तरह उन्होंने इसको नाम दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, ये चीज़ जो बैकलर ने देखा कि जो यूरेनियम से इनविजिबल रेडिएशंस निकल रही हैं, उसको उसने बैकलर रेज का नाम दिया था। मतलब जब ये फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई तो उस वक्त उसका नाम रेडिएशंस या रेडियो एक्टिविटी नहीं था, बल्कि उसका नाम था बैकलर रेज। फिर उसके बाद मैरी क्यूरी ने इस प्रोसेस को नेचुरल रेडियो एक्टिव का नाम दिया। बच्चे इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं नेक्स्ट।
The spontaneous emission of radiation by unstable nuclei is called natural radioactivity. और वो एलिमेंट जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी शो करता है उसको हम फिर क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एंड एलिमेंट विच इमिट सच अ रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और बच्चे ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है, जो रेडिएशन निकलती हैं, वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 है अल्फ़ा पार्टिकल, नंबर 2 बीटा पार्टिकल एंड नंबर 3 है गामा रेज। ये जो डिटेक्ट किया गया था, एक रेडियो एक्टिव सोर्स को हम किसी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हमारे पास रेडिएशन ये जाके इमेज बनाते हैं, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बेकलर ने उनकी जो प्रेजेंस है वो इस हिसाब से चेक की थी कि वहाँ पर आपका जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो ये रेज जब जाके इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पड़ती हैं तो ये जाके उस जगह को डार्क कर देती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इन रेडिएशन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। कुछ रेज आपके लेफ्ट साइड पे चली जाती हैं, कुछ रेज राइट पे चली जाती हैं और कुछ बगैर अपनी जगह को चेंज किए बगैर डेविएशन के स्ट्रेट मूव करती हैं। तो जो आपके पास लेफ्ट पे जाती हैं उसको हम अल्फा पार्टिकल, जो राइट पे जाती है उसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, और जो बगैर मूवमेंट के स्ट्रेट चली जाती हैं उनको हम गैमा रेडिएशन का नाम देते हैं।